फटाफट खबरों के बाद अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। बात छत्तीसगढ़ की सबसे पहले कर लेते हैं क्योंकि कल वहां पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। पहला चरण खास इसलिए है क्योंकि इन 20 सीटों में से कुछ सीटें नक्सल प्रभावित तो कुछ घोर नक्सल प्रभावित हैं। लिहाजा चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव के लिए खासी तैयारी की है। इस बार कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे भी हैं जहां सिर्फ महिला कमांडोज को तैनात किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब छत्तीसगढ़ की जनता को जनादेश सुनाने का मौका फिर से मिला है। कल यानी 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में 2023 के रण का पहला चरण होने जा रहा है, जिसमें 20 सीटों पर 233 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 40,78,000 से ज्यादा वोटर्स करेंगे। महासंग्राम 2023 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान। बस्तर समेत 20 सीटों पर वोटिंग। चुनावी मैदान में कुल 233 उम्मीदवार, 198 पुरुष, 25 महिला प्रत्याशी, 40,78,681 मतदाता। चुनाव के लिए बने 5,304 मतदान केंद्र। दिलचस्प ये भी है कि 20 सीटों पर होने वाली पोलिंग में 10 ऐसे सियासी धुरंधर हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है और इनमें सबसे पहले नाम पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का है। डॉक्टर रमन सिंह 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सूबे में जीत की जिम्मेदारी भी पार्टी ने उन्हीं को सौंपी है। राजनांदगांव की इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस के गिरीश देवांगन से हो रहा है, जो प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, दुर्ग लोकसभा के प्रभारी हैं और सीएम बघेल के करीबी भी हैं। वैसे पिछले नतीजों की बात की जाए तो इन 20 सीटों में से 19 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, जिनमें बस्तर की सभी 12 की 12 सीटें कांग्रेस के खाते में ही आईं, जबकि दुर्ग संभाग की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 7 पर जीत हासिल की थी और बीजेपी को केवल 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था। लिहाजा इस बार साख पर सत्ताधारी दल की प्रतिष्ठा है, जबकि बीजेपी के लिए हर जीत अहम है। कल जिन 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें बस्तर की 12 सीटें कांकेर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, बीजापुर और कोंटा है, जबकि दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर भी वोटिंग होगी, जिनमें कवर्धा, पंडरिया, राजनांदगांव, खैरागढ़, डोंगरगांव, मोहला, मानपुर और खुज्जी शामिल है। 20 सीटों पर होने वाला यह चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही बेहद अहम है। क्यों, आइए जानते हैं। राजनांदगांव सीट से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह एक बार फिर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। 3 बार सूबे के सीएम रहने के नाते रमन सिंह पर जीत की बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के चलते पार्टी के प्रदेश संगठन को चुनावी टेस्ट में पास कराना भी इन्हीं के कंधों पर है। अंतागढ़ से बीजेपी ने विक्रम उसेंडी को अपना उम्मीदवार बनाया है। 1993 में अविभाजित मध्य प्रदेश में पहली बार विधायक बनने वाले विक्रम उसेंडी रमन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2014 में कांकेर से सांसद भी रहे और 2019 में छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। कोंडागांव से लता उसेंडी मैदान में हैं। रमन सरकार के दूसरे कार्यकाल में महिला एवं बाल विकास मंत्री रही और वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लिहाजा बीजेपी की जीत का बड़ा जिम्मा लता उसेंडी के पास भी है। नारायणपुर से पूर्व मंत्री केदार कश्यप पर बीजेपी ने दांव चला है। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे बलिराम कश्यप के बेटे 2003 से 2013 तक रमन सरकार में मंत्री रहे और मौजूदा समय में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। बीजापुर से भी बीजेपी ने अपने पूर्व मंत्री महेश गागड़ा को टिकट दिया है। 2008 और 2013 में बीजापुर से विधायक रहे, साथ ही रमन सरकार में वन मंत्री का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। कांग्रेस ने भी अपने दिग्गजों पर भरोसा जताने में कोई कमी नहीं छोड़ी और अपने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर 3 मंत्रियों को फिर से चुनावी समर में उतार दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज चित्रकूट सीट से चुनावी मैदान में हैं। 2019 में बस्तर से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। इसके अलावा 2013 में विधायक भी चुने गए थे।
कवर्धा से मोहम्मद अकबर एक बार फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। घोषणा समिति का अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने चुनावों में बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर डाली है। मौजूदा बघेल सरकार में वन मंत्री हैं, 4 बार विधायक के अलावा साल 2000 में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। कोंडागांव से बीजेपी की लता उसेंडी को टक्कर दे रहे मोहन मरकाम कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और हाल ही में बघेल सरकार में मंत्री बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ की सियासत में अपनी अलग अंदाज के लिए मशहूर कवासी लखमा भी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी पारंपरिक सीट कोंटा से ताल ठोक रहे हैं। कोंटा से 5 बार के विधायक कवासी लखमा वर्तमान में बघेल सरकार में आबकारी मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का रण कई मायनों में खास है। पहला इसीलिए कि पूर्व सीएम रमन सिंह की सीट राजनांदगांव इसी चरण में है, तो दूसरा इसीलिए कि इस चरण में वो बस्तर शामिल है जो न सिर्फ सत्ता की चाबी है बल्कि सूबे में आदिवासी सियासत का केंद्र भी। साथ ही कुछ विधानसभा क्षेत्रों के संवेदनशील और अति संवेदनशील होने के कारण चुनाव आयोग ने भी तैयारी काफी जोरदार की है। नक्सल प्रभावित सीटों पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ साथ अन्य एजेंसियों के जवान मोर्चाबंदी करेंगे। नक्सल संवेदनशीलता के आधार पर 600 से अधिक मतदान केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। वहीं बस्तर संभाग के 35 से ज्यादा मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी महिला कमांडो संभालेगी। साथ ही माओवादियों की गतिविधियों की निगरानी ड्रोन और हेलीकॉप्टर से रखी जाएगी। हाँ, तो ये आपका पहला अनुभव है कि इससे पहले भी ड्यूटी लगी थी? सर पहली अनुभव है सर। तो आप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अवसर मिल रहा है कि हम लोग को पहली बार अनुभव हो रहा है और हम लोग को ड्यूटी करने के लिए और हम आदिवासियों का सुरक्षा करने के लिए पहली बार हम लोग को दिया जा रहा है, तो हमको अच्छा लग रहा है सर। तो ये लगातार नक्सली विरोध कर रहे हैं, आपको कहीं डर नहीं लग रहा है कि मन में भय तो नहीं है कहीं? नो सर, नहीं है सर। डर नहीं है? नहीं सर, नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हेतु 7 नवंबर को बस्तर संभाग के 12 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगा। चुनाव कार्रवाई को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपादित करने के लिए डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एवं चुनाव आयोग से आवंटित अन्य सुरक्षा बल तथा सीमावर्ती राज्य के महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के स्पेशल फोर्सेस को लेकर बॉर्डर इलाका तथा अंदरूनी क्षेत्र में लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित की जा रही है। नक्सल संवेदनशीलता के आधार पर 600 से अधिक मतदान केंद्र में स्पेशल फोर्सेस तथा सीएपीएफ तैनात की जा रही है। कुल मिलाकर चुनाव के पहले चरण के लिए प्रशासन तैयार है तो मतदाता भी उत्साहित हैं और कल शाम तक वे सारे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम कैद कर देगी, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को सबसे पहले न्यूज़ 18 पर देखेंगे आप। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में एक ऐसी विधानसभा भी है जहां के बारे में 2 मिथक हैं। पहला मिथक ये है कि यहां जिस पार्टी का प्रत्याशी जीत कर विधायक बनता है, प्रदेश में सरकार भी उसी पार्टी की बनती है। दूसरा मिथक ये है कि अब तक बैतूल विधानसभा में किसी भी पार्टी का उम्मीदवार लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीता। भारत का संविधान लागू होने के बाद बैतूल विधानसभा में भी पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ। साल 1952, 1957 और 1962 में यहां लगातार 3 बार कांग्रेस जीती और प्रदेश में भी कांग्रेस की ही सरकार रही। हालांकि 1967 में यहां से जनता दल के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, जबकि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी थी। लेकिन इसके बाद फिर से 1972 में बैतूल विधानसभा से कांग्रेस जीती और प्रदेश में कांग्रेस ने ही सरकार बनाई। 1977 में जनता पार्टी ने यहां से चुनाव जीता और प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी। इसके बाद 1980 में हुए चुनाव में भी बैतूल से जनता पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार भी बनाई। वहीं इसके बाद 1985 के चुनाव, 1993 और 1998 के चुनाव में भी यहां कांग्रेस ही जीती और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी। साल 2003 से लेकर 2013 तक यहां लगातार बीजेपी के विधायक चुने गए और तब सरकार भी बीजेपी की ही रही। लेकिन 2018 में बैतूल विधानसभा से कांग्रेस ने जीत दर्ज की और तब भी ये मिथक कायम रहा और सूबे में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। 1952 से जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें 1967 के बाद से यह मिथक कायम हो गया है कि जो प्रत्याशी चुनाव जीतता है बैतूल विधानसभा सीट से और या जिस भी दल का हो, उसी दल की प्रदेश में सरकार बनती है। तो यह अभी तक तो कायम है और दोनों ही मिथक कायम है। दूसरा मिथक यह है कि
बैतूल विधानसभा सीट से एक उम्मीदवार लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीतता है या विधायक नहीं बनता है। 1967 के बाद से आज तक एक और मिथक बैतूल विधानसभा में बना हुआ है। यहाँ किसी भी राजनीतिक दल का प्रत्याशी लगातार दूसरी बार चुनाव नहीं जीत पाया। इसे पार्टी की गलती कहें या कुछ और, लेकिन मिथक तो ये भी कायम है। हाँ, यह ट्रेंड तो दीपचंद जी गोठी के बाद कायम रहा है और 1967 से यह ऐसा ही मिथक है कि जो एक बार चुनाव लड़ता है वह लगातार दूसरी बार बैतूल विधानसभा सीट से विधायक नहीं बना है। मतदाताओं के चाहने से काफ़ी कुछ नहीं होता है। राजनीतिक दलों ने भी अब कई बार अपने जीते हुए उम्मीदवार बदले हैं, इसलिए और मतदाताओं का रुझान और देश में जो हवा चलती है विभिन्न दलों की, वो सब मिलाकर ये मिथक को कायम रख सका है। मध्य प्रदेश में चुनावी इतिहास की सबसे जबरदस्त टक्कर इस बार देखने को मिल रही है और यही हाल विधानसभा चुनाव का बैतूल में है, जहां कोई भी अनुमान लगाना बेमानी ही है। जिस राजनीतिक दल का विधायक उसी राजनीतिक दल की मध्य प्रदेश में सरकार। मौजूदा विधानसभा चुनाव में भी बैतूल के मतदाताओं को जितनी दिलचस्पी विधानसभा चुनाव को लेकर है, उतनी ही दिलचस्पी उन्हें इस बात को लेकर भी बनी हुई है कि क्या बैतूल विधानसभा का ये मिथक बना रहेगा या इस बार के चुनाव में ये मिथक टूट सकेगा। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो वहीं एक तरफ छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में चुनाव का कल पहला चरण होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे की सियासत वादे और दावों के साथ साथ वार पलटवार पर भी गरमाई हुई है। ऑनलाइन सट्टे के ऐप महादेव ऐप को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी जहां ऐन चुनाव के बीच वीडियो जारी कर सूबे की सत्ता पर काबिज कांग्रेस से कुर्सी छोड़ने की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी सवाल कर रही है कि आखिर ये वीडियो बीजेपी के पास आया कहां से है। कांग्रेस ने तंज भी कसा है और कहा है गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। महादेव, वो ऑनलाइन सट्टा ऐप जिस पर सूबे में ऐसा संग्राम छिड़ा कि हर किसी की जुबान पर बस इसी का जिक्र है, इसी की चर्चा है और चर्चा होना भी लाजमी है, क्योंकि ये वही सट्टा ऐप है जिसके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए छत्तीसगढ़ की पुलिस लगातार कार्रवाई करती नजर आती थी, इस पर खुलासे करती थी, इसकी ब्रांचेस को ध्वस्त करने का दम भरती थी। लेकिन तब मीडिया में सुर्खियां कुछ और थीं और अब महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप सियासत का एक गर्म मुद्दा बन चुका है। 4 दिन पहले ईडी ने एक सिपाही के बयान को लेकर बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद सवाल सीएम भूपेश बघेल पर उठा दिए। तो इसके 2 दिन बाद बीजेपी ने मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वीडियो सामने रख दिया। रविवार को बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने वीडियो जारी किया और सरकार से इस्तीफा मांग लिया। आपको रिजिग्नेशन आज दे देना चाहिए और फिर मैदान में जाके देखिए जनता क्या है आपसे, और जनता भी आपसे और कांग्रेस के हर नेता से पूछने वाली है कि जवाब दो, ये आपने सट्टा क्या चला रखा था, ये लूट क्या मचा रखी थी, ये हमारे जो खनन है उसके साथ आप इतना बड़ा अपराध क्या कर रहे थे, ये हमारे वन है उनके साथ कितना बड़ा अपराध कर रहे थे, इसका जवाब देना चाहिए। इधर जैसे ही बीजेपी ने वीडियो जारी किया और कांग्रेस पर हमला बोला, जवाब के साथ कांग्रेस ने भी मीडिया को बुलावा भेज दिया। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने बीजेपी के वीडियो जारी करने और वीडियो में मौजूद शख्स से बीजेपी के ताल्लुकात को लेकर सवाल पर सवाल दाग दिए। पूछा, शुभम सोनी का बीजेपी से क्या ताल्लुक है, बीजेपी के पास ये वीडियो आया कैसे, दुबई से पैसा आया तो रास्ते में इसकी जांच क्यों नहीं हुई। साथ ही तंज कसते हुए ये भी कहा कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। जो ईडी ने कैश कुरियर पकड़ा था वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। रमन सिंह के साथ उसकी फोटो थी, प्रेम प्रकाश पांडे के अनन्य सहयोगी उनके प्रतिनिधि पार्षद मिश्रा के साथ उसकी फोटो थी।
उसके बयान के आधार पर ईडी मुख्यमंत्री के ऊपर में अनर्गल आरोप लगाती है। और एक चीज बता दूं कि एक इनोवा गाड़ी जिसमें बड़ी संख्या में कैश जब्त हुई थी, जिसको ईडी ने इस गाड़ी की फोटो को अपने ट्विटर हैंडल में टैग किया है, फोटो जारी किया है, यह गाड़ी भारतीय जनता पार्टी के नेता की है। लेकिन इतना बस नहीं था, सीएम भूपेश बघेल भी मैदान में आए। कहा बीजेपी हार मान चुकी, जो पकड़ा गया वो बीजेपी का करीबी है। अपनी हार मान चुकी है और इस कारण से ईडी आईटी को सामने करके चुनाव लड़ रहे हैं और ईडी है वो प्रमुख भूमिका निभा रही है। और उसमें जिस व्यक्ति का अभी मैसेज आया और वो सारे तमाम, पहली बात तो पकड़ा गया, पता चला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बड़े करीबी हैं जो पकड़ा गया। जो गाड़ी है वो भी किसी भाजपा नेता की गाड़ी है। वैसे दिलचस्प ये भी कि जिस महादेव ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत उबाले मार रही है, उसी ऐप को बैन करने का काम केंद्र सरकार ने आज किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के बाद महादेव समेत कुल 22 सट्टेबाजी ऐप पर बैन लगा दिया। हालांकि अब देखना होगा कि कब तक सूबे में ये मुद्दा गर्म रहेगा और किसका वार किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खबर असरदार में फिलहाल आज के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।